की नई पाठशाला। सुप्रभात बच्चों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार व्याकरण के अंतर्गत मैं आज आप लोगों को क्रिया के बारे में बताऊंगी। व्याकरण का ज्ञान बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप व्याकरण से परिचित नहीं होंगे तब तक आप न तो हिंदी को शुद्ध तरीके से लिख पाएंगे, न शुद्ध तरीके से बोल पाएंगे। इसी के अंतर्गत मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या है। आप अपने आसपास देखते होंगे, दिन भर आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, खेलना। तो इस तरह के जो कार्य हैं, ये सारे कार्य कहलाते हैं क्रिया। आपके सामने कुछ उदाहरण है, आप देखिए ध्यान से बोर्ड में। यहाँ उदाहरण है, मोहन फल खाता है, माँ खीर बना रही है, बच्चा दौड़ता है, वर्षा हो रही है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं। इन वाक्यों को आप गौर कीजिए और इन वाक्यों में देखिए कि यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है। पहले वाक्य में आप देख रहे हैं, यहाँ पर फल खाने का काम हो रहा है, और ये किसके द्वारा हो रहा है, ये मोहन के द्वारा हो रहा है। दूसरे वाक्य में आप देखते हैं, माँ खीर बना रही है, यहाँ पर खीर बनाने का काम किया जा रहा है। बच्चा दौड़ता है, यहाँ पर दौड़ने का काम हो रहा है, और उसके अंत वाले वाक्य में वर्षा हो रही है, यहाँ वर्षा के होने का काम हो रहा है। इन चारों वाक्यों में आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ काम हो रहा है। पहले वाक्य में खाने का काम, दूसरे में बनाने का काम, तीसरे में दौड़ने का काम, और चौथे में होने का काम। तो किसी भी काम का होना ही क्रिया कहलाता है। किसी भी काम का होना क्रिया कहलाता है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि कोई भी काम यदि किया जाता है तो वो है क्रिया। तो इसकी परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनसे कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है, दोनों तरीके से। जैसे यहाँ पर हो रहा है और किया जा रहा है, दोनों में अंतर है। यहाँ पर फल खाने का काम किया जा रहा है, और यहाँ पर वर्षा हो रही है, ये होने का काम हो रहा है। इसलिए आपके द्वारा नहीं हो रहा, लेकिन ये हो रहा है। तो क्रिया किसे कहते हैं, किसी भी प्रकार का काम, चाहे वो किया जाए या खुद से। तो क्रिया की परिभाषा आप कैसे देंगे, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी वाक्य में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहला होता है कर्ता, फिर कर, फिर क्रिया। काम करने वाले व्यक्ति को कर्ता कहते हैं। जैसे पहले वाक्य में मोहन फल खाता है, तो कर्ता कौन है, मोहन। उसमें कर्म क्या है, फल, और क्रिया क्या है, खाता है। अर्थात मोहन फल खाता है, इसमें खाने का काम हो रहा है, तो खाने की क्रिया हो रही है। क्या खाता है, तो वो फल खाता है। तो इस तरह से किसी भी वाक्य में काम करने वाला कर्ता है, और जो काम हो रहा है वो कर्म है, और जो क्रिया की जा रही है उसे क्रिया कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वाक्यों में कि कर्ता, कर्म और क्रिया। अब आते हैं धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप, यानी जैसे क्रिया का मूल रूप कहते हैं, जैसे खा, ये क्रिया का मूल रूप है, और इसके अंत में हम यदि प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्रिया बन जाती है। तो खा, पी, पर, सुन, इस तरह के जो शब्द हैं वो क्रिया के मूल रूप कहलाते हैं। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कि क्रिया के भेद। कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के अनुसार क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स का अर्थ होता है साथ, कर्म का अर्थ होता है काम, यानी काम के साथ। सकर्म यानी काम के साथ जो क्रिया है वो कहलाती है सकर्मक। एक उदाहरण आपके सामने है, आप यहां देखिए सकर्मक क्रिया के लिए। माँ पत्र लिखती है। इस वाक्य में माँ है कर्ता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि काम करने वाले को कहते हैं कर्ता, और जो उसके द्वारा जो काम हो रहा है वो है कर्म, और ये है क्रिया। तो इस वाक्य में आप देखिए,
कि जिस वाक्य में क्रिया का फल, क्रिया का असर सीधे सीधे कर्म पर पड़ता है, जिस वाक्य में क्रिया का असर सीधे सीधे कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। यहां आप देख रहे हैं मां पत्र लिखती है। मां क्या लिखती है? पत्र लिखती है, यानी उनके द्वारा काम हो रहा है या होने की संभावना है। दोनों बातों में वो क्रिया कहलाती है सकर्मक क्रिया। सकर्म यानी कर्म के साथ। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का असर सीधे कर्म पर पड़ता है, यानी क्रिया का फल सीधे कर्म पर पड़ता है या पड़ने की संभावना होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण है उसको समझने के लिए, रेखा खाना बनाती है। यहां पर बनाती है क्रिया, रेखा क्या बनाती है? तो इसका उत्तर आपको मिलता है खाना। तो जिस वाक्य में क्रिया का असर सीधे कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। उसके बाद उसका दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। अकर्म, अ का अर्थ होता है बिना, कर्म का अर्थ है काम, बिना काम के। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? आप एक उदाहरण से पहले समझिए। यहां पर उदाहरण है, सचिन दौड़ रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं काम करने वाला व्यक्ति सचिन है और दूसरे में मां हंस रही है, इसमें काम करने वाली मां है, यानी कर्ता कौन हुए? सचिन और मां। और यहां पर है दौड़ रहा है, ये है क्रिया। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि यदि आपसे पूछा जाता है कि सचिन क्या दौड़ रहा है, तो आपको इसका उत्तर नहीं मिलता है। मां क्या हंस रही है, इसका उत्तर आपको नहीं मिलता, क्योंकि क्रिया का असर सीधे कर्ता पर पड़ता है। यहां पर क्रिया का असर सीधे काम करने वाले पर पड़ता है, तो यहां पर कोई कर्म आपको ना तो उसका उत्तर मिल रहा है, ना कर्म यहां आपको नजर आ रहा है। तो वैसी स्थिति में यह क्रिया कहलाती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी वहां पर कर्म उपस्थित नहीं होता है। सकर्मक और अकर्मक दोनों बातों का आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सकर्मक क्रिया में क्या है? जो क्रिया है उसका असर सीधे कर्म पर पड़ता है, यानी वहां कर्म उपस्थित रहता है, और यदि कर्म नहीं उपस्थित है तो उसकी संभावना बनी रहती है। एक दूसरा एग्जांपल, यदि मैं इसको ढक के आपको बताऊं, मां लिखती है। मां लिखती है, यहां पर मैंने पत्र को ढक दिया है, मां लिखती है, तो क्या लिखती है? कहीं ना कहीं इसकी संभावना है, कहानी लिखती है, कविता लिखती है, उपन्यास लिखती है, कोई भी संभावना आपके सामने है। वैसी स्थिति में लिखने की क्रिया सकर्मक क्रिया है। लेकिन यहां पर आप देखिए सचिन दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है? इसका आपको कोई उत्तर नहीं मिलता। सीधे सीधे दौड़ रहा है, इसका असर किस पर जाता है? कर्ता पर जाता है, यानी यहां कर्म उपस्थित नहीं है। वैसी स्थिति में यह क्रिया कहलाती है अकर्मक क्रिया। तो अब आपको समझने के लिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया को आप कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य में, तो जिस वाक्य में क्रिया का असर कर्म पर पड़ता है वो है सकर्मक क्रिया। आप उसको प्रश्न में बदलिए। जैसे मां पत्र लिखती है, तो इसको आप प्रश्न में बदलेंगे, मां क्या लिखती है। यदि आपको इसका उत्तर मिल जाता है तो वो क्रिया कहलाती है सकर्मक क्रिया। और यदि दूसरे उदाहरण में देखिए, सचिन दौड़ रहा है, इसको आप प्रश्न में बदलेंगे, सचिन क्या दौड़ रहा है, आपको इसका कोई उत्तर नहीं मिलता है। वैसी स्थिति में दौड़ रहा है अकर्मक क्रिया। अब आते हैं सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक कर्मक क्रिया यानी यहां पर एक कर्म उपस्थित है, क्रिया में एक ही कर्म है, उसे कहते हैं एक कर्मक क्रिया। एक उदाहरण, रश्मि ने पुस्तक खरीदी। यहां क्रिया है खरीदी। क्या खरीदी? पुस्तक खरीदी, यानी एक ही काम उसके द्वारा हुआ। तो एक कर्मक में एक ही कर्म उपस्थित रहता है और द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। रेखा शिक्षिका से हिंदी पढ़ती है। यहां आप देखिए एक कर्म और ये दूसरा कर्म, ये है क्रिया। रेखा शिक्षिका से हिंदी पढ़ती है। रेखा किससे हिंदी पढ़ती है? शिक्षिका से। रेखा शिक्षिका से क्या पढ़ती है? हिंदी। तो यहां पर दो कर्म उपस्थित हैं। वैसी स्थिति में यह हो जाता है द्विकर्मक क्रिया। तो आपके सामने एक बार फिर मैं संक्षेप में इसको बताने का प्रयास करती हूं कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया
जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और धातु में ही प्रत्यय जोड़ने के बाद क्रिया के अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यदि खा में ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो खाता हो जाएगा, खा में यदि या प्रत्यय जोड़ देते हैं तो खाया हो जाएगा, और खा में यदि ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हो जाता है खाना। उसके बाद आते हैं क्रिया के दो भेद हैं कर्म के अनुसार, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का असर सीधे कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का असर सीधे कर्ता पर पड़ता है, वहां पर कर्म उपस्थित नहीं रहता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म उपस्थित होता है, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म उपस्थित रहते हैं। बच्चों, अब तक हमने देखा था कि कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। अब आपके सामने है रचना के अनुसार क्रिया के भेद। तो रचना का अर्थ है बनावट। बनावट के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला है संयुक्त क्रिया, दूसरा है नाम धातु क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा कृदंत क्रिया। सबसे पहले में आते हैं संयुक्त क्रिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ना, मिलकर बनना। तो जब दो या दो से अधिक क्रिया जब आपस में मिलते हैं और मिलकर के जब किसी काम को करती हैं तो वैसी क्रिया को कहते हैं संयुक्त क्रिया। जब दो क्रिया मिल करके किसी काम को करती हैं तब उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। यहाँ आप देखिए एक उदाहरण, जैसे रेलगाड़ी चल पड़ी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक क्रिया है चलना, दूसरी क्रिया है पड़ी। जब दोनों क्रिया मिल करके किसी एक कार्य को पूरा करती हैं तब उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। तो रचना के आधार पर क्रिया का पहला भेद कहलाया संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? मैं फिर स्पष्ट करती हूँ, जब दो क्रिया मिल करके किसी एक काम को पूरा करते हैं तब उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। दूसरा है नाम धातु क्रिया। किसे कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से जो क्रिया बनती है उसको कहते हैं नाम धातु क्रिया। संज्ञा को आप जानते हैं, संज्ञा के बारे में भी आप जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। उसके बाद है विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाली। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन शब्दों से जो क्रिया बनती है उसको कहते हैं नाम धातु क्रिया। आपके सामने उदाहरण देखिए, जैसे हाथ। हाथ है संज्ञा, संज्ञा से जो क्रिया बनी हथियाना, ये है नाम धातु क्रिया। लालच, लालच है विशेषण, विशेषण से जो क्रिया बनी ललचाना, ये है नाम धातु क्रिया। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा, प्रेरणा का शब्द का जो अर्थ है वो प्रेरित करना, दूसरों को, जिसको कहते हैं मोटिवेट करना। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब व्यक्ति खुद कार्य नहीं करता, यानी कर्ता जो है वो खुद काम नहीं करता बल्कि दूसरों से काम करवाता है, वैसी क्रिया को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, दूसरों को प्रेरित करना, यानी कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे से कार्य करवाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने दे रही हूँ, माँ बच्चे से पत्र लिखवाती है। यहाँ पर माँ पत्र नहीं लिखती बल्कि माँ किससे लिखवा रही है? पत्र लिखने के लिए किसको प्रोत्साहित कर रही है, किसको प्रेरित कर रही है? बच्चे को। वैसी स्थिति में ऐसी क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। इसका उदाहरण है जैसे लिखवाना, माँ बच्चे से पत्र लिखवाती है। मालिक नौकर से खेत सिंचवाता है। मालिक खेत नहीं सींचता बल्कि वो किससे खेत सिंचवा रहा है? नौकर से। तो यहाँ पर जो करता है वो स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि किसी दूसरे से वो कार्य करवाता है, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा है पूर्वकालिक क्रिया, यानी जो पूर्वकालिक, पूर्व का अर्थ है पहले, जो मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया होती है उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले, जैसे रोहन खाना खाकर विद्यालय गया, तो मुख्य क्रिया उसकी क्या है? विद्यालय जाना। मुख्य क्रिया उसकी है विद्यालय जाना, लेकिन मुख्य क्रिया से पहले कौन सी क्रिया आ गई?
रोहन खाना खाकर विद्यालय गया। तो खाना खाकर जो क्रिया है वो है उसकी मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया, उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। यानी मुख्य क्रिया से जो पहले काम होता है उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। उसको समझना है, उसमें हमेशा कर प्रत्यय जुड़ा होगा, उसमें हमेशा कर प्रत्यय जुड़ा होगा, जिसे देख करके ही हम समझ जाएंगे कि वो पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे बच्चा थैला लेकर बाजार गया, तो मुख्य क्रिया है बाजार गया, लेकिन उस क्रिया से पहले कौन सी क्रिया हो रही है? थैला लेकर। तो ये लेकर है पूर्वकालिक क्रिया। तो अब हम देख रहे हैं नंबर 5 में है, रचना के अनुसार इसका 5वां भेद है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं? जो मूल क्रिया है, मूल क्रिया यानी धातु, जिसको हमने पहले ही बताया आपको, मूल क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लग जाता है, लग करके जो शब्द बनते हैं उसको कहते हैं कृदंत क्रिया। जैसे मूल क्रिया है पा, उसके अंत में हमने लगा दिया या प्रत्यय, तो बन गया पाया। मूल क्रिया है सो, उसके अंत में हमने ना प्रत्यय लगा दिया है, बन गया सोना। तो इस प्रकार से रचना के अनुसार क्रिया के कितने भेद हुए? रचना के अनुसार क्रिया के 5 भेद हैं। पहला है संयुक्त क्रिया, जब 2 या 2 से अधिक क्रिया मिलकर के किसी एक कार्य को पूरा करते हैं तो उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। दूसरा है नाम धातु क्रिया, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनते हैं, उसको कहते हैं नाम धातु क्रिया। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा है पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। पांचवा है कृदंत क्रिया, जो मूल क्रिया के अंत में प्रत्यय लगकर बनते हैं, उसको कहते हैं कृदंत प्रत्यय, कृदंत क्रिया, उसको कहते हैं कृदंत क्रिया। परीक्षा में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसमें 2 बातें महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। वहां पर प्रश्न आपको आता है कि क्रिया के भेद बताएं, क्रिया पद चुने और क्रिया के भेद बताएं। तो आपको कोई एक उदाहरण यदि दिया रहता है तो सबसे पहले आप उसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से उसको सकर्मक और अकर्मक का भेद आपको करना है। तो वो मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बता दिया है कि यदि आपको उस प्रश्न का उत्तर खोजना है सकर्मक है या अकर्मक, तो आप सीधे सीधे बता देंगे, उसके कर्म को देखेंगे और उसकी क्रिया को देखेंगे। यदि वहां कर्म है तो आप बता देंगे सकर्मक क्रिया, और यदि कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया। एग्जाम में मुख्यतः 3 बातों को पूछा जाता है, सकर्मक, अकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको इन 3 बिंदुओं को ध्यान देना है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि प्रश्न इन्हीं तीनों से पूछे जाते हैं। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।